स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। इस वीडियो में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी का जो बेस है, जो आधार है, वो हिंदी का वर्णमाला ही है। अगर आप हिंदी वर्णमाला को सही से पढ़ लेते हैं तो जो आने वाले चैप्टर्स होते हैं, जो आने वाले पाठ होते हैं आगे के हिंदी के, उसमें आपको बहुत आसानी हो जाती है। जैसे विलोम होगा, समास होगा या फिर संधि विच्छेद होगा, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। बहुत क्या, 100% आपको वर्णमाला के माध्यम से ही आगे बढ़ना है। तो ये आपका आधार है। ये हिंदी जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए आधार है। ये हिंदी में आगे चैप्टर्स को और बहुत अच्छे से क्लियरली समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि आपको वर्णमाला हिंदी का बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो मैंने ये वीडियो ऐसे ही बनाया है कि आपको बहुत आसानी से और बहुत कम कंटेंट में, मतलब आपको ऐसा मैंने इस वीडियो को डिज़ाइन किया है कि आपका समय भी बचे और आपको मैं समझा दूं आसानी से और जल्दी से आपको समझ में आ जाए। क्योंकि मुझे पता है सेकंड टाइम एग्ज़ाम होने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में वर्णमाला पढ़ेंगे, हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। कितने हैं? 52 वर्ण हैं। तो इन्हीं 52 वर्ण के बारे में हमको जानकारी रखना है। ध्यान रखिएगा, हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में जो हिंदी बोलते हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं, वो अपने भाषा में, हिंदी भाषा में जो बोलते हैं, अपने बोलचाल की भाषा में मात्र 44 वर्णों का ही प्रयोग करते हैं। कितने? 44 वर्णों का ही प्रयोग करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। तो हम अगले स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हिंदी वर्णमाला को पढ़ने से पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ री, ठीक है। वैसे ही उसमें व्यंजन भी आपको मिल जाएगा, का खा गा गा अंगा। तो ये व्यवस्थित रूप से वहाँ पर आपको मिल जाएगा जब आप हिंदी पढ़ते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं, 52 वर्ण, एक अच्छे से सीक्वेंस में वैज्ञानिक तरीके से वहाँ पर लिखा गया है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये तो मुझे पता चल गया, आपको पता चल गया कि वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, आगे हमें ये जानकारी रखना है कि वर्ण क्या होता है। वर्ण, तो देखिए, हिंदी की ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेना पड़ता, उन्हें वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, कहने का मतलब यहाँ पर आप समझिए, ऐसे वर्ण जो अपने आप में उच्चारण के लिए अकेले ही काफ़ी हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, मैं जो बता रहा हूँ, वर्ण और अक्षर में बहुत थोड़ा सा ही अंतर है। देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? जैसे छोटा आ, मैंने बोला छोटा आ, तो छोटा आ बोलूँगा तो इस छोटा आ बोलने के लिए मुझे किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ रहा है। और आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो जैसे मैंने बोला आ, तो आ के बाद में कोई और ध्वनि नहीं निकल रही, सिर्फ आ ही हमारे मुख से ध्वनि निकल रही। आ, तो सिर्फ आ ही निकल रहा है। वैसे मैं बड़ा बोलूँगा तो बड़ा आ का बोलूँगा आ, मतलब ये विवृत स्वर है, थोड़ा ज़्यादा हवा निकलेगी, थोड़ा ज़्यादा मुँह फैलेगा। आ, मैंने आ बोला, तो ये भी अपने आप में पर्याप्त है बोलने के लिए, किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ रहा है। वैसे ई भी है, ठीक है। लेकिन अब देखिए का यहाँ पर देखिए, जो मैंने यहाँ पर छोटा आ लिखा है तो यहाँ पर हलंत नहीं लगाया है, यहाँ पर हलंत नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि ये अपने आप में पर्याप्त है। ये एक वर्ण है, ये भी एक वर्ण है, ये भी एक वर्ण है। लेकिन जो का है, अगर मैं का लिख देता हूँ, मैंने लिखा का, और का के नीचे यहाँ पर वर्ण, मतलब ये जो का है, का के नीचे मैंने हलंत अगर नहीं लगाया, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब इसे अक्षर बोला जाएगा। ध्यान रखिएगा, अक्षर बोला जाएगा। अब देखिए, जिस वर्ण के नीचे यहाँ पर हलंत लगा होता है उसे आधा माना जाता है। क्या बोला जाता है उसको? आधा। इसका मतलब होता है कि वो आधा है, ठीक है। तो ये का नहीं है, का मतलब जब मैं इस का को बोलूँगा तो इसके साथ में आ का उच्चारण नहीं निकलेगा। ये आधा का लिखा है, ये खा लिखा है, ये आधा पा है, ये आधा छा है। तो वर्णमाला में आप जब देखेंगे, वर्णमाला जब सही से वर्णमाला आप जो वर्णमाला व्यवस्थित तरीके से लिखी गई होगी, उसमें का लिखा होगा तो का के नीचे हलंत लिखा होगा। खा, वैसे गा, घा, इनके सब के नीचे ऐसे हलंत लगा होगा, ठीक है। जैसे ये मैंने खा लिखा तो यहाँ पर हलंत, गा लिखा तो यहाँ पर हलंत, घा लिखा तो यहाँ पर हलंत, ठीक है। वर्ण के साथ में
उसको और किसी अदर वर्ण की सहायता, किसी दूसरे वर्ण की सहायता अपने उच्चारण के लिए नहीं लेना पड़ता है, बस इतना ध्यान रखिए। आगे देखेंगे अक्षर लिखा हुआ है। अक्षर क्या होता है? दो वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। जैसे मैंने बोला का, तो का मैं बोलूँगा, देखिए इसमें क्या है, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था का, मैंने का लिखा, ठीक है। तो देखिए का, ये आधा का है, हलंत लगा हुआ है, और ये छोटा आ। तो जब मैं का बोलता हूँ, ये का बोलूँगा, तो ऑटोमेटिक इसके साथ में आप देखिए का आ, देखो आ भी आता है बाद में। तो इसीलिए ये दो वर्णों के मेल से बना हुआ है, इसको अक्षर बोला जाएगा। वैसे सेम यही सिचुएशन होती है, यही अवस्था होती है खा के साथ में। जब मैं खा बोलूँगा, हलंत लगा हुआ है, आधा खा और आ, ये दोनों मिल जाते हैं तो पूरा खा बन जाता है। वैसे था है, तो जितने भी व्यंजन हैं अपने ऐसे ही हैं, उनको अक्षर बोला जाएगा। ध्यान रखिएगा ये अक्षर हैं, ठीक है। अच्छा ये भी ध्यान रखना है, व्यंजन जब मैं आपको व्यंजन बताऊंगा तो उसमें आपको बहुत सही से समझाऊंगा कि व्यंजन क्या है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देना चाहूँगा आपको, व्यंजन जो है दूसरे स्वरों के मतलब व्यंजन का उच्चारण जब आप करेंगे तो स्वर की सहायता अवश्य लेनी पड़ेगी, तभी आप व्यंजन का उच्चारण कर पाएंगे। बस इतना से परिभाषा आप याद रखिएगा। आगे मैं जब व्यंजन पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर वर्ण आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ण जो है ऐसे वर्ण या ऐसी ध्वनि जो अपने उच्चारण में किसी दूसरे ध्वनि की सहायता नहीं लेती है, उसे वर्ण कहा जाता है। और अक्षर जो होता है, अक्षर का उच्चारण करने के लिए वो किसी न किसी दूसरे वर्ण का या किसी स्वर का जरूर से ज़रूर सहायता लेना पड़ता है। जैसे का है, खा है, ये सब, इन सब में जो है स्वर भी है और व्यंजन भी है, इस तरीके से। अगली स्लाइड देखेंगे। अब हम लोग शुरुआत करेंगे, देखिएगा ध्यान से, हिंदी में ध्वनियों के प्रकार। हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। ध्वनि, ध्यान रखिएगा, हम लोग ध्वनि बोलते हैं, उसके बाद में उसको हम लोगों ने नाम दे दिया कि ऐसी ध्वनि निकलेगी, जैसे छोटा बोलेंगे इसको ये बोलेंगे, है ना, तो बड़ा बोलेंगे, छोटी बोलेंगे। तो मैं आपको बताऊँगा एक वैज्ञानिक तरीके से हमारी वर्णमाला को लिखा गया है, ठीक है। अब आप देखिए, ये स्वर है और ये व्यंजन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की हैं, एक स्वर ध्वनि है और एक व्यंजन ध्वनि है। अब आगे हम लोग देखेंगे, तो स्वर जो हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। कितने स्वर हैं? स्वर 11 प्रकार के होते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको अलग क्यों लिखा है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये दोनों तो इनके साथ में लिखे जाते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, किशोरी दास वाजपेयी जी ने कहा है, जो योग ना होने पर भी साथ रहे उसे अयोगवाह कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो वर्ण लिखे गए हैं, ये दोनों वर्ण, ये अनुस्वार है, ये जो ऊपर बिंदी लगी है इसे अनुस्वार बोलते हैं, और ये जो दो बिंदी है इसको विसर्ग बोलते हैं, अर्थात इसे अनुस्वार बोलते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है, और ये विसर्ग है, इसका उच्चारण कंठ से होता है, ठीक है। एक आधार बना लिया गया है, इस बिंदी को दिखाने के लिए छोटा आ के ऊपर रख दिया गया है, बस ये ध्यान रखना है। और इनको स्वर नहीं कहा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में आता है कि स्वर कितने हैं, तो स्वर आपको ध्यान रखना है 11 स्वर हैं। अगर एग्जाम में आता है कि शुद्ध स्वर कितने हैं, तो शुद्ध स्वर 10 हैं। अब कैसे, अभी तो आप यहाँ 11 देख रहे हैं, तो 10 कैसे हैं? तो अभी आप थोड़ा सा और समय दीजिए, अभी आपको वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, एग्जाम में अगर आता है स्वर कितने हैं, तो 11 स्वर होते हैं, और जो अन आह होता है ये अयोगवाह होता है, ये स्वर नहीं होता है। आगे देखिएगा, लिखा हुआ मात्रा के आधार पर, ध्यान रखिएगा, मात्रा के आधार पर हम लोग भेद देखेंगे। यहाँ पर के होगा, की हो गया है, ठीक है। तो देखिए मात्रा के आधार पर अगर हम देखेंगे तो ह्रस्व, लघु, मूल, और इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ये 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए ह्रस्व, लघु, लघु माने आपको पता होगा, लघु माने छोटा होता है, ठीक है। और मूल स्वर का मतलब है कि ये अपने आप में पर्याप्त हैं, इनको बोलने के लिए किसी और स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। मतलब ये अपने आप से समझ लीजिए कि इनका जो जन्म हुआ है, यहीं से इनका जन्म हुआ है, इनको जन्म लेने के लिए किसी और की सहायता नहीं लेना पड़ा है। मतलब इनकी उत्पत्ति के लिए, जैसे छोटा है तो छोटा आ बनाने के लिए किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ा है, इसीलिए इनको मूल स्वर कहा जाता है। वैसे ही छोटी ई है, छोटा ऊ है और री है, ठीक है। और ये एक मात्रिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक मात्रिक इसीलिए कहा गया है कि ये किसी और दूसरे मात्रा की सहायता नहीं लेते हैं अपने उच्चारण के लिए या बनने के लिए, तो ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, इनको किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और ये एक मात्रिक होते हैं, इनकी संख्या 4 है। आगे देखिए लिखा हुआ है दीर्घ, गुरु या फिर संधि स्वर, ये द्विमात्रिक होते हैं और ये 7 होते हैं। अब देखिए दीर्घ का मतलब आपको पता होगा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा,
गुरु का मतलब भी होता है बड़ा। संधि का मतलब होता है दो वर्णों के मेल से बनते हैं। जब दो, देखिए संधि का मतलब ही होता है दो वर्णों का मेल, दो वर्णों का मेल जो होता है उसे संधि कहा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, समझने वाली बात यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है कि देखिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ऊ, आओ, ये सात हैं और ये सातों किसी न किसी दूसरे वर्ण से मिलकर बने हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो बड़ा है एक वर्ण, ये छोटा आ, फिर दूसरा छोटा आ ही है, इनको दोनों को मिलाते हैं तो बड़ा आ बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे बड़ा आ बना है यहाँ पर, तो ये दो वर्णों के मेल से बना। दो वर्णों का मतलब है एक ही वर्ण ये, ठीक है, इसी को दो बार रिपीट किया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये छोटा आ मिल करके बड़ा आ बन गया है। वैसे आगे देखेंगे छोटी ई मिलाएंगे तो बड़ी ई बन जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बड़ी बन गई। तो ये संधि हो रही है, इनमें दोनों में संधि हुई तो बड़ा आ बना, इनमें दोनों में संधि हुई तो बड़ी ई बनी। तो ये क्या है, ये द्विमात्रिक हैं, एक मात्रा ये, एक मात्रा ये, दोनों मात्राएं मिलके बड़ा आ बन गया। एक मात्रा ये, एक मात्रा ये, दोनों मात्रा मिलके बड़ी ई बन गई। तो ये क्या होते हैं, द्विमात्रिक होते हैं और ये सात हैं, ध्यान रखिएगा। अब वैसे और आगे थोड़ा समझ लेते हैं। लिखा हुआ है बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाएगा। तो एक मात्रा ये हो गया, एक मात्रा ये हो गया, दोनों मात्रा मिलके तो बड़ा ऊ बन गया। और संधि किसमें, ये एक वर्ण है, ये भी एक वर्ण है, इन दोनों वर्णों में जब संधि हुई तो बड़ा ऊ बन गया। तो देखिए ध्यान समझिएगा। और क्या हुआ, दीर्घ क्यों बोलते हैं, दीर्घ इसलिए बोलते हैं कि इनके उच्चारण में इनसे ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इनको दीर्घ बोलते हैं। ठीक है, छोटा आ से ज़्यादा समय लगता है बड़ा आ बोलने में, इसलिए इनको दीर्घ बोलते हैं। और इनसे भी ज़्यादा समय लगता है प्लुत स्वर बोलने में। जब हम प्लुत स्वर बोलते हैं तो इसमें इनसे भी ज़्यादा समय लगता है, मतलब बड़ा आ से ज़्यादा समय लगता है प्लुत स्वर में। लेकिन ध्यान रखिएगा जो प्लुत स्वर होता है वो हिंदी में नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। जैसे ये ए लिखा हुआ है तो इसको छोटा आ और प्लस ई लिखेंगे तो ये ए बन जाएगा। तो देखिए एक वर्ण ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों वर्ण के मिलने से ए बन गया। एक ये मात्रा, एक ये मात्रा, ये दोनों मात्राएं हैं तो इसलिए इसको द्विमात्रिक कहा गया है। आगे अब आप समझ सकते हैं कि ये कैसे बना है। तो और आगे अभी समझाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने छोटा आ लिख दिया और यहाँ पर ए लिख दिया तो ये बराबर में ए हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मात्रा ये, एक मात्रा ये, दोनों मिलके द्विमात्रिक ये ए बन गया और ये दीर्घ हो गया, इससे ज़्यादा जो है समय इसमें लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे, वैसे ही इसका भी है, वैसे इसका भी है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग समझ लेते हैं। लिखा हुआ है प्लुत स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार हिंदी अपने एग्जाम में पूछा गया है। और उदाहरण है जैसे ओम। अच्छा, इसका उदाहरण ये देखिएगा, ओम जैसे हम लोग लिखते हैं ऐसे, तो ये जो है ये प्लुत स्वर है, ये इसलिए इसको प्लुत बोला गया है। आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या फिर संधि स्वर के भेद। अब यहाँ पर देखना है, आपको ये समझना है कि जो दीर्घ या गुरु संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अभी आपने देखा 7 प्रकार के मैंने आपको पढ़ाया था। जो दीर्घ होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो 7 प्रकार के दीर्घ या संधि स्वर होते हैं या मूल दीर्घ स्वर होते हैं, उनमें आपको ये समझना है कि यह संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं, विजातीय सजातीय क्या है। तो इसको हम लोग समझने के लिए ये जो स्लाइड है इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो दीर्घ स्वर हैं वो 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। अब उन 7 में भी 2 पार्ट हो जाता है भाई, 2 भाग हो जाता है। उसमें भाग ये इसलिए हो जाता है कि कुछ स्वर तो ऐसे हैं, कुछ दीर्घ स्वर ऐसे हैं जो मूल स्वर से मिलके बने हैं, मतलब समान स्वर से मिलके बने हैं, उनको सजातीय बोला जाता है। जैसे सजातीय यहाँ पर लिखा है मूल दीर्घ स्वर, क्यों बोला गया ध्यान समझिएगा, एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है। देखिए छोटा आ और छोटा आ ये दोनों एक ही वर्ण है और इनको दोनों को मिलाने से बड़ा आ बन गया, और ये बड़ा क्या है? ये दीर्घ स्वर है। और हमारे जो मूल स्वर थे वो छोटा आ मूल स्वर है। तो मूल स्वर के 2 मूल स्वर के मिल जाने से एक दीर्घ स्वर बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। आगे देखिएगा वैसे ही छोटी ई में देखिए, छोटी ई एक मूल स्वर है, ये भी मूल स्वर है। इन दोनों के मूल स्वरों के मिल जाने से एक दीर्घ स्वर बन जाता है। ठीक है, तो 2 मूल स्वर आपस में जब मिले तो एक दीर्घ स्वर बना। और ये सजातीय हैं। सजातीय इसलिए कहा गया कि ये भी ई है और ये भी ई है, ये दोनों एक ही जाति के हैं। एक ही जाति के मिलने से एक बड़ी जाति बनी, मतलब एक दीर्घ स्वर बना।
तो इसे मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर मूल इसीलिए क्योंकि ई जो है वो मूल स्वर है और ये भी मूल स्वर है, ये दोनों ध्यान रखना है आपको। सेम यही है छोटा ऊ के साथ में, छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मूल स्वर हैं ये, और ये दोनों मूल स्वर मिलने से एक दीर्घ स्वर बना। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाता है, ये ऑप्शन में दिया होता है और इनमें से भी कुछ तीन ऑप्शन तो इसके हो जाएंगे, 3 ऑप्शन में इनके हो जाएंगे और एक ऑप्शन में ये हो जाएगा, और क्वेश्चन लिखा होगा कि बताइए इसमें मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं या सजातीय कौन से हैं। तो बहुत आसान है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि जो समान वर्णों से मिलके बने होंगे, ठीक है, जो समान वर्णों से मिलके बने होंगे वो आपके सजातीय संधि स्वर हो जाएंगे। छोटा आ छोटा से मिलके बड़ा आ, छोटी छोटी से मिलके बड़ी, छोटा ऊ से मिलके बड़ा ऊ। लेकिन यहाँ पर संयुक्त दीर्घ स्वर देखेंगे आप या विजातीय स्वर देखेंगे, ये 4 है इनकी संख्या। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर देखिए छोटी ई है और यहाँ पर देखिए छोटा आ है, ये छोटा आ है और ये छोटी ई है, इसकी जाति अलग है, इसकी जाति अलग है, इसीलिए इसको विजातीय बोला गया। और इनके दोनों के मेल से अ बन गया और ये बना क्या, ये दीर्घ स्वर बना, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि ये विजातीय हैं, क्योंकि ये 2 अलग अलग जातियों के स्वर से मिलके बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है छोटा आ और छोटा ऊ, इसकी जाति अलग है, इसकी जाति अलग है, ये छोटा आ है और ये छोटा ऊ है, इनके दोनों के मिलने से ओ बन गया है, तो ये विजातीय हो गया। ये भी एक अलग जाति का है, ये भी अलग जाति का है, इनके दोनों के मिलने से अ बन गया है और ये दीर्घ है, तो ध्यान रखिएगा ये भी विजातीय है। और सेम यहाँ पर भी यही नियम लागू होता है, यहाँ पर भी, ठीक है। आगे देखेंगे लिखा हुआ रचना, संरचना, बनावट, निर्माण, व्युत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखेंगे तो मूल स्वर, जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर या फिर बीजाक्षर स्वर किसे कहते हैं। तो आगे मैं थोड़ी देर पहले मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो जो हमारे मूल स्वर होते हैं छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, री, इनको बनने के लिए किसी और स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ी, इसीलिए इनको बोला गया है कि ये मूल स्वर हैं, ठीक है। बाकी जो स्वर हैं, जो ये सब स्वर बने हैं, इन्हीं की सहायता से बने हैं और इनको बनाने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी है, इसीलिए इनको मूल स्वर कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिएगा लिखा हुआ है री का वर्तमान उच्चारण जो है वो आधा रा प्लस छोटी ई होने लगा है, री होने लगा है, ठीक है। अतः री को स्वर नहीं माना जाता है। ध्यान रखिएगा हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 हो गई है। अगर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं, 11 ही लगा के आते हैं। अगर आप उसमें क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि हिंदी में स्वर की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या 11 है। अगर आता है शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, तो 10 हैं, क्योंकि री को अब नहीं माना जाता है स्वर। ध्यान रखिएगा। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आप समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो। लिखा हुआ है संधि स्वर या कृत्रिम स्वर या बनावटी स्वर कौन से हैं। तो देखिए बनावटी का मतलब भी समझ में आ रहा है कि ऐसे स्वर जो बनाए गए हैं, और ऐसे स्वर ये हैं, ये तो अपने आप में बने हैं, लेकिन ऐसे स्वर जो बनाए गए हैं तो वो कौन से हैं। या संधि 2 वर्णों के मेल से बने हैं, तो छोटा आ और छोटा आ के मेल से बड़ा आ बना, छोटी छोटी के मेल से बड़ी ई बनी, छोटा ऊ के मेल से बड़ा ऊ बना, छोटा आ छोटी के मेल से ए बना, और यहाँ पर देख सकते हैं फिर ए बना, फिर यहाँ पर ओ बना, फिर यहाँ पर औ बन गया। तो यहाँ पर आप इसमें देख रहे हैं कि जब 2 वर्ण मिल रहे हैं तो तीसरा बन जा रहा है, इसीलिए कहा गया ये बनावटी स्वर हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो बनने का आधार है वो किसी दूसरे वर्ण पर आधारित है। छोटा ऊ फिर बड़ा ऊ बन गया, तो ये आपको समझ में आ गया कि बनावटी क्यों कहा गया। और संधि का मतलब मैंने आपको बता दिया। संधि में हमेशा आपको ध्यान रखना है 2 शब्दों का मेल नहीं होता है, संधि में हमेशा आपको ध्यान रखना है 2 वर्णों का मेल होता है, संधि में 2 वर्णों का मेल होता है। आगे देखिएगा लिखा हुआ उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर और लघु स्वर ये 2 होते हैं, ठीक है। 2 का मतलब एक ही होता है, उसे ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, उसे लघु स्वर भी बोलते हैं। लघु माने छोटा, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। छोटा आ, ई, उ, री तो बहुत जल्दी आप बोल सकते हैं, बहुत कम समय लगेगा इनके उच्चारण में, ठीक है। और दीर्घ स्वर में इनसे ज़्यादा समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में देखिए लिखा हुआ है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। या हिंदी में 7 हैं, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ऊ, आओ। तो इनमें जो है जो दीर्घ स्वर हैं ये दीर्घ स्वर हैं और ये लघु स्वर हैं। इनका उच्चारण जब आप करेंगे तो इनसे ज़्यादा समय इनमें लगता है, ठीक है। आगे देखिएगा लिखा हुआ है जीभ के भाग के आधार पर अग्रभाग। जब हम बोलते हैं तो हमारे जीभ का 3 भाग जो है वर्णों के उच्चारण में प्रयोग में आता है।
अग्रभाग मतलब कि जीभ के आगे का भाग, मध्य भाग मतलब जीभ के बीच का भाग, और पश्च भाग मतलब जीभ के पीछे का हिस्सा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले हम देखेंगे अग्रभाग। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है अग्र स्वर कहे जाते हैं, जैसे ई, ऐ, री। अगर इनको आप बोलेंगे तो ध्यान रखिएगा, जीभ के आगे का जो हिस्सा है, जो जीभ के ये वाला हिस्सा ये नीचे ऊपर उठता है, तो इसे बोला जाता है अग्रभाग वाले ये स्वर हैं। अगर एग्ज़ाम में आता है कि अग्रभाग जो है, जीभ के जो अग्रभाग से बोले जाते हैं वो स्वर कौन से हैं, तो जो ऑप्शन में होगा इन चारों में वही आपको उत्तर देना है। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है मध्य भाग। मध्य भाग में सिर्फ एक स्वर आता है, छोटा आ। ध्यान रखिएगा, छोटा आ का जो उच्चारण आप करेंगे तो जीभ के मध्य भाग से इसका उच्चारण होता है। पश्च भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है पश्च स्वर कहे जाते हैं, पश्च स्वर कहे जाते हैं, जैसे आ, उ, बड़ा उ, औ। तो ये सब कौन से हैं, तो ये ध्यान रखना, ये पश्च भाग से इनका प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिए, इनकी जो संख्या है वो 6 है, और जो मध्य भाग में है, मध्य में सिर्फ 1 है और अग्र भाग में 4 हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपको एक डाउट होगा, जब आप पढ़ाई करेंगे, जब अभी जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि हमारे जो जब आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये कन्फ्यूजन 100% आपको आएगा। आपको लगेगा कि अग्र भाग से जो है छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी होता है ना, और ओ और आओ भी होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो आपको तुरंत आएगा आपके दिमाग में कि नहीं छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ आओ होता है, तो उसको तुरंत आप काट दीजिएगा कि नहीं ये नहीं हो सकता फिर अग्र भाग से, मतलब जो है, जो आपको लगता है उसको नहीं मानिएगा, ठीक है, तब आपको याद हो जाएगा आसानी से। नहीं तो आप हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, बार बार कन्फ्यूज होंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ओष्ठ से बोले जाते हैं, ओष्ठ से जो स्वर बोले जाते हैं वो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, और ओष्ठ हमारे मुंह में सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, इसीलिए बार बार डाउट होता है। जब मैं याद कर रहा था, जब मैं पढ़ रहा था, मुझे भी यही डाउट होता था बार बार, तो मैंने यही याद कर लिया कि जो मेरे दिमाग में पहले आ जाएगा कि छोटा ऊ बोलता हूँ तो ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है, और ओष्ठ का मतलब सबसे आगे, तो अग्रभाग में, तो अग्रभाग में लेकिन ये नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना है। समझिएगा मेरी बात को, मैंने जो अभी आपको बताया। अब देखिए, बहुत ही ये महत्वपूर्ण आपको मैं बात बताने चल रहा हूँ। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 हैं। स्वर कितने हैं, 11 है, ठीक है। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, 10। ये आपको ध्यान रखना है। देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती हैं, ध्यान रखिएगा, ली और री को जोड़ के, ठीक है, री को मिला करके, इन दोनों को मिलाते हैं हम, तो हमारे 13 होते हैं। किसमें, देवनागरी और संस्कृत भाषा में। अगर आता है कभी क्वेश्चन तो आपको 13 लगाना है, ठीक है। हिंदी में कुछ लोग क्या करते हैं, वो हिंदी में 13 है, हिंदी में 13 नहीं है, हिंदी में 13 नहीं है, क्योंकि हिंदी में जो अनुस्वार होता है, ये अनुस्वार और ये विसर्ग, इनको विसर्ग बोलते हैं, इसको अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हिंदी में स्वर में नहीं आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया, बहुत बार ये जो है एग्ज़ाम में आ चुका है। अब देखें यहाँ पर, अच्छा भाई हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 क्यों है, तो इसका मतलब ये है कि जो री बना हुआ है, वो री अब स्वर में नहीं आता है, उसको वो बना है आधा रा और ई से, तो इसका जो उच्चारण हो जाता है वो री हो जाता है। री का मतलब ये वाला री हो जाता है, ठीक है, ये री हो जाता है, ना कि ये री, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मुख खुलने के आधार पर, एक होता है समृद्ध स्वर और एक होता है अर्ध समृद्ध स्वर। जब हम बोलते हैं तो हमारा मुख, भाई कुछ ऐसे वर्ण हैं, कुछ ऐसे स्वर हैं, जब हम उनको बोलेंगे तो हमारा मुंह पूरा खुल जाएगा, और कुछ ऐसे स्वर हैं जब हम उनका उच्चारण करेंगे तो हमारा मुख थोड़ा सा खुलेगा। किसी वर्ण में उच्चारण करेंगे तो खुलेगा ही नहीं, बहुत ज़रा सा खुलेगा। तो 4 प्रकार से ऐसे होते हैं, ध्यान रखिएगा, मुख खुलने के आधार पर। तो पहला है समृद्ध स्वर। देखिए, जब हम समृद्ध स्वर की बात करते हैं तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, अर्थात लगभग बंद रहता है, जैसे ई, ऊ, बड़ा ऊ और री, इनको आप बोल के देखिएगा, आपका जो मुख है वो बहुत कम खुलेगा, एकदम लगेगा बंद। जैसे ई में देखिए क्या हो रहा है, मुंह जो है बगल के साइड में फैलेगा लेकिन खुलेगा नहीं, ठीक है, वैसे आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अर्ध समृद्ध में क्या होता है, अर्ध का मतलब है कि समृद्ध से थोड़ा सा ज़्यादा। देखिए लिखा हुआ है समृद्ध स्थिति से कुछ अधिक खुलता है, अर्थात मुख आधे से कम खुलता है, ए ओ। इनको दोनों को आप बोल के देखिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है भाई। जितना उच्चारण में इनका मुंह खुलता है, ठीक, इससे थोड़ा सा ज़्यादा इसको उच्चारण करेंगे तो खुलेगा बस। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे लिखा हुआ है विवृत स्वर का क्या होता है और अर्ध विवृत क्या होता है। तो देखिए विवृत का मतलब है जिस स्वर के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, अर्थात पूरा खुलता है, जैसे आ,
आ बोलेंगे तो आपका मुख जो है वो हुक्का की तरह फैल जाएगा, है ना। तो ये जो है विवृत स्वर हो जाता है। विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है, अर्थात मुख आधे से ज़्यादा खुलता है, तो इसे हम बोलते हैं अर्धविवृत स्वर। अब ध्यान रखिएगा, इससे थोड़ा सा कम खुलेगा। जब आप इधर उच्चारण करेंगे इन स्वरों का, तो जो विवृत स्वर है उससे थोड़ा सा कम खुलेगा, बस ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप बोलेंगे आ, तो आ में भी आपका मुख खुल रहा है, लेकिन बड़ा बोलेंगे तो ज़्यादा मुख खुल रहा है। तो वैसे ए, ओ, आ। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए, ये जो आ लिखा हुआ है आ, ये आ जो है अंग्रेजी से लिया गया जो है स्वर है ये, और इसे आगत स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगत स्वर कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, आगत स्वर, इसे आगत स्वर कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में कई बार आया है कि आगत स्वर कौन सा है, तो ये आगत स्वर है, ये अंग्रेजी से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ ओष्ठ मुख्य आकृति के आधार पर। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख जो है, मुख के आधार पर देख लेते हैं कि ओंठ हमारा किस में गोल होता है, किस में नहीं होता है, तो उसके आधार पर हम देखेंगे। तो देखिए वर्तुल स्वर, गोलाकार स्वर, गोलाकार स्वर या फिर जो है वृत्ताकार स्वर, वह स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ जो हैं गोल हो जाते हैं, अर्थात वृत्त, ये वृत्त हो गया है, वृत्त आकृति ग्रहण कर लेते हैं, मतलब गोल हो जाते हैं। तो कौन कौन से, जैसे आप छोटा ऊ बोलेंगे तो आपका ओष्ठ गोल हो जाएगा, बड़ा ऊ, ओ, आओ, तो इनको जब इनका उच्चारण करेंगे तो आपका जो ओठ है वो ओष्ठ आपका जो है वो गोल हो जाएगा। आगे देखिएगा लिखा हुआ आवृत्त मुखी या प्रसृत या फिर आवृत्ताकार स्वर। ऐसे वर्ण भी हैं जिनका आप उच्चारण करेंगे तो आपका ओष्ठ जो है वो फैल जाएगा, लेकिन वो गोल नहीं होगा। ठीक है, जैसे आ बोलेंगे, आ, ई, ए, आए, तो ये 6 हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो बस दोस्तों ये बहुत छोटी सी वीडियो थी आपके लिए, और पहले आपको मैं स्वर पढ़ाऊंगा, फिर व्यंजन पढ़ाऊंगा, फिर इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं कोशिश यही करूंगा कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम होने के पहले पहले मैं आपके जितने भी इम्पोर्टेंट जो है डाउट हैं या जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो मैं आपको दे पाऊँ। बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद है, आपको लगता है कि आपके काम का चीज़ है और आपको समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हाँ मैंने आपको पढ़ाया है, समझ में आया है। क्योंकि उससे क्या होता है, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको समझाने के लिए या नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारे चैनल पर इतनी देर बने रहे। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।